प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, यूनानी तरीक़े इलाज हिंदुस्तान में एक अरसे दराज से चला आ रहा है। बहुत ही क़दीम तरीक़े इलाज है। राजे महाराजे यूनानी इलाज से जो है फ़ायदा उठाते थे। मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन आने से पहले यूनानी तरीक़े इलाज पर ही जो है लोग इक्तफ़ा किया करते थे। और यूनानी तरीक़े इलाज आज भी इसीलिए बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ये तरीक़े इलाज जेब पर भारी नहीं होता आमतौर पर, सिवाय चंद एक इलाजों के। ज़्यादातर इलाज बहुत ही कम पैसों में इलाज हो जाता है और माक़ूल और मुस्तकिल इलाज होता है। देखा यह जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत यूनानी तरीक़े इलाज को पसो-पुश्त डाल रही है और उसे नज़रअंदाज कर रही है, उसके साथ सौतेला सलूक बरत रही है। इस बारे में तमाम यूनानी हुक्मा अतिबा तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या तशवीश है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ज़ल अहमद, जो कि डायरेक्टर हैं सबा पॉली क्लिनिक के ग्रुप्स के, और कामिनी फर्टिलिटी सेंटर में ये यूनानी कंसल्टेंट है। इसके अलावा ये बहुत सारे 5 स्टार हेल्थ केयर सेंटर्स में ओनली यूनानी कंसल्टेंट हैं। और यूनानी की लड़ाई के लिए एक इदारा कायम है, सेंट्रल यूनानी जॉइंट एक्शन कमेटी, ये इसके सदर भी हैं। तो ये बहुत ही मौजू और माकूल शख्सियत है यूनानी की जो है नुमाइंदगी करने के लिए। आइए बात करते हैं डॉक्टर फ़ज़ल अहमद से। डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। मेरी जानिब से भी आदाब तमाम बीबीएन नाज़रीन की खिदमत में। जी तो साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि यूनानी तरीक़े इलाज की शुरुआत कब और कहाँ हुई? ये तो एक बड़ी लंबी तारीख है। यूनानी की शुरुआत, यूनान जैसा यूनान का नाम है ग्रीस, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जिसको पहले लैटिन ज़बान में था। फिर ये मैं आपके प्रोग्राम के हिसाब से एक मुख्तसरन इसका बता दूंगा कि ये जो है वहाँ से बढ़ता हुआ फिर ईरान से होता हुआ उसका फिर ट्रांसलेशन हुआ फ़ारसी में, फिर इसका अरबिक में हुआ, फिर हिंदुस्तान में जब ये पहुँचा तो फिर यहाँ पर यहाँ का जो तरीक़े इलाज था उन सब से मिक्स कर करके एक यूनानी तरीक़े इलाज बना। आयुर्वेदा और यूनानी मिल करके एक इंडियन मेडिसिन की शक्ल हो गई। और उसके बाद यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन लगी इंडिया के लिए, खासतौर से यूनानी मेडिसिन के लिए, और यहाँ पर मिलकर काम करने लगे। तो इसकी एक हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है कि यूनान से शुरू हुआ। यूनान कहते हैं ग्रीस को, और वहाँ की मेथोडोलॉजी है, इसकी एक थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है मर्ज को पहचानने का, तशख़ीस करने का। ये कॉन्सेप्ट, ये जो है यूनानी कॉन्सेप्ट है, बुख़ारात से चला आ रहा है, हिप्पोक्रेट्स कहते हैं जिन्हें। और सारी दुनिया में जब ये एक ही सिस्टम पहले फैलता था, हिप्पोक्रेट्स बाबाए तिब्बी कहा जाता है। बाद में जब एक-एक चीज़ चेंजेस आते गए तो अलग-अलग मुख्तलिफ जगह अलग-अलग तिब बनते गए और अपने-अपने मुल्क में अपने मुल्क के हालात के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से मुख्तलिफ चेंजेस आते गए। तो यूनानी की ये एक इब्तिदाए आफ़रीनश से कह सकते हैं हम, जब से है तब से यूनानी का एक इसकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। और हिंदुस्तान में इसकी काफ़ी शोहरत मिली है। यहाँ की आबो-हवा बड़ी पुरफ़िज़ा और यूनानी के लिए, यहाँ के प्लांट्स के लिए, कलेक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बड़ी ज़रूरत साबित हुई और यहाँ पर रिसर्च के पनपने का काफ़ी मौका मिला। जी। तारीख़ में चल रहा है क्योंकि शेखुर रईस बुअली सिन्हा को, जो यूनानी के मशहूर और मारूफ अतिब्बा में शुमार होते हैं, फाउंडर्स में, इनको प्रिंस ऑफ फिजिशियन सारी दुनिया में कहा जाता है। जी। किताबें, कानून अभी भी आज की तारीख में भी, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में भी सारे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है। तो यूनानी का अपना एक बेस तो बहुत मुसल्लमा है तारीख तिब में। इसके लिए अगर हम सिर्फ हिस्ट्री ऑफ यूनानी कहाँ से शुरू हुआ तो कुछ अवर्स लग जाएंगे इसको खाली बताने में। ठीक। मुख्तसरन इसका तारुफ मेरे ख्याल से मुनासिब है। असल मुद्दे पर इंशाल्लाह आएंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, यूनानी तरीक़े इलाज के फ़रोग़ के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से क्या-क्या इक़दामात करते आए गए हैं?
एक्चुअली देखिए, किसी भी फन की जब तरक्की होती है तो इसमें हुकूमत की सरपरस्ती बहुत जरूरी होती है। मुगलिया दौर में बादशाहों की सरपरस्ती यूनानी मेडिसिन को हासिल रही। दक्कन में दौरे निजाम के दौरे हुकूमत में यूनानी को काफी ज्यादा फरोग, निजामिया तिब्बी कॉलेज, निजामिया सदर शिफाखाना इसकी खास एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर आज भी लोग इससे मुस्तफिद हो रहे हैं। तो इस यूनानी हमेशा से राजा महाराजाओं में कहते हैं बादशाहों का फन रहा है, उनकी हमेशा सरपरस्ती रही है, जिसकी वजह से जो है तो हर दौर में अगर हुकूमत की सरपरस्ती मिलती है तभी काम होता है। गवर्नमेंट की इससे पहले भी काफी सरपरस्ती रही है। सेंट्रल काउंसिल जो बना है या उसके कई इदारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, कई जनरल हॉस्पिटल्स। बेशक ये सब गवर्नमेंट की वजह से, ये गवर्नमेंट के मुंह में मिलना चाहिए, तमाम चीजें होती गई हैं। गवर्नमेंट की सरपरस्ती बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। सरपरस्ती अपनी जगह है, इसमें दोनों तरीके का रूल रहता है, तिब्बा का भी रूल होता है और फिर खुद गवर्नमेंट का भी रोल होता है। जहां पर हमारे को पब्लिक का सपोर्ट सब ज्यादा मिलता है तो हुकूमत की सरपरस्ती भी उस सिलसिले में ज्यादा हो जाती है। किसी अमराज में खास शोहरत मिल गई, खास ट्रिकोडर्मा है या और अमराज में, तो गवर्नमेंट ने उसके मखसूस इदारे बना दिए हैं। तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती इसमें मिलती है। और ये जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के आज हिंदुस्तान भर में 100 से ज्यादा यूनानी कॉलेजेस है, 1 लाख से ज्यादा यूनानी अतिबा प्रैक्टिस करते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये तमाम चीजें जो है वाइस वर्सा है। दूसरे गवर्नमेंट के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक में, आज अभी पर्टिकुलरली यूनानी नाम नजर नहीं आता, लेकिन हमारे मुल्क हम बहुत ही आज़ादी के साथ यूनानी का काम करते हैं, सभी सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। आजकल आयुष है, आयुष का मिलकर एक गुलदस्ता बना दिया गया है, जिसमें है आयुर्वेदा है, योगा नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी है, तमाम का मिलकर के एक बना है। तो इसमें सबको अपना अपना फन बताने का इरादा है। मेन वजह यह है कि तिब का ताल्लुक डायरेक्ट इंसानी ज़ाहिर सेहत से, तो बीमारी को दूर करना, सेहत लेना, इसके लिए हर हुकूमत का यह फर्ज है कि उसकी तरफ तवज्जो दे। और अवाम की सेहत को देखकर ही अंदाजा कर सकता है कि उस मुल्क की तरक्की कितनी है, कितना हेल्थ रेशो है लोगों में। ये चीज इम्पोर्टेंट। तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलता रहा है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो और भी बहुत जरूरी है। ठीक ये भी ठीक। बहुत जिस तरह से आपने बताया कि आयुष नाम से जो है तमाम इंडियन मेडिसिन को एक जगह किया गया और उसके तहत जो है उन्हें फ़रोग दिया गया। हालांकि ये काम अच्छा हुआ, मगर यूनानी को जैसा फ़रोग मिलना था वैसा नहीं हुआ। ये थी अब तक की सूरत हाल। अब मैं ये जानना चाहूँगा, मौजूदा हुकूमत की नई तिब्बी पॉलिसी है, उसमें यूनानी को क्या मुकाम दिया गया है? हाँ, इस बारे में काफी बहस चल रही है सभी जगह। एक बड़ा ही, यानी अतिब्बा में, खास तौर पे यूनानी अतिब्बा में इसलिए एक सदमे की कैफियत है, वो इस वजह से कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया। इस कमीशन यूनानी के, इसमें बता रहा हूँ कि आयुर्वेदिक का एक अलग से बोर्ड बनाया गया, होम्योपैथी के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया, लेकिन सीता और जो दूसरे तरीके इलाज है उन सब का एक बोर्ड बनाया गया और उसकी चेयरमैनशिप एक गैर मारूफ फन है सीधा, उसको चेयरमैनशिप दी गई है। उसमें यूनानी का मुकाम बिल्कुल ही बराए नाम रख दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो फिर यूनानी अतिबा सारी हिंदुस्तान में इसके लिए एहतजाज करने लगे, इसके रिप्रेजेंटेशन देने लगे। कई जगह इसका खास तौर से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए किया। हैदराबाद में गवर्नमेंट निजामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने इसमें बड़ा अहम रोल किया और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इसको बिल को अमेंडमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये मालूम हुआ कि ये बिल अमेंडमेंट के लिए पेश किया जा रहा है। तो हो सकता है, हमारी ये दरख्वास्त है कि जैसा आयुर्वेदिक का इसके अंदर एक अलग से बोर्ड रख दिया गया है, वैसा ही यूनानी का भी एक अलग बोर्ड रख दिया जाए इसके अंदर, और सबको एक इंडिविजुअलिटी तरीके से काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये एक हेल्थ है, इसमें अवाम की सेहत सबसे मुकद्दम है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और
ये हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसका आयुर्वेदिक में इलाज है तो कई अमराज का यूनानी में इलाज है, कई का एलोपैथिक में भी है, कई जी का होम्योपैथिक में भी है। तो सब सिस्टम जब मिलकर काम करते हैं तो इससे आवाम की भलाई का काम होता है, सिस्टम होता है। और एक बात आपको ये बताता चलूं कि यूनानी मेडिसिन में 1921 फरवरी 1921 को यूनानी और आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज का हॉस्पिटल तिबिया कॉलेज एंड उसका फाउंडेशन महात्मा गांधी ने रखे, उसका इनाग्रेशन महात्मा गांधी ने किया था। हम्म। तो कहाँ पर? बाबा ने इस हॉस्पिटल तिबिया कॉलेज का इसका जो इनाग्रेशन किया था, ये खुद हमारी एक शोहरत की और इसके मुसल्लिमा होने की दलील है। महात्मा गांधी खुद चाहते थे कि आयुर्वेदा और यूनानी मिलकर सब सिस्टमेटिकली काम करें। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें ये लड़ाई अभी जो हो रही है, थोड़ा सा हो सकता हम कन्विंस नहीं कर पाए होंगे, तो हमारे पास के लोग हुकूमत से मिल रहे हैं, एमपी से बात कर रहे हैं, और ये खासतौर से तिब्बी कॉन्फ्रेंस से भी, कांग्रेस से भी, और भी यूनानी के जितने ऑर्गेनाइजेशन से सभी इस बारे में मुत्तहिद है और इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उम्मीद है कि हो जाए। और मेरी भी दरख्वास्त है, हम सबकी भी ख्वाहिश है कि जो नेशनल कमीशन बनाया गया उसमें यूनानी का बिल्कुल ही बराबर से बोर्ड हो, बराबर सा रिप्रेजेंटेशन हो, एक अलहदा बोर्ड हो, ताकि उसको जो है अपने इनफरादियत उसके अंदर बरकरार रहे और मिलकर खुलकर काम कर सके। जी। ये चीज चल आपने जो तिब्बिया कॉलेज का इनॉग्रेशन की बात की है महात्मा गांधी के हाथों, वो कौन सा जी, कॉलेज है और कहाँ पे कायम हुआ? अरुल बाग में, दिल्ली में, करोल बाग। जी यूनानी तिबिया कॉलेज के नाम से जी। ये इसका इनाग्रेशन हुआ था। हम्म, और उस वक्त 1916 में इसका फाउंडेशन उस वक्त के वायसराय रखे थे, जी। जो बैरोन हार्डिंग जो वायसराय थे, वो हम्म, उसका संगे बुनियाद रखे थे जी। इसी आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हम्म, ओके। इसका इनाग्रेशन महात्मा गांधी किए थे। जी जी। ये मौजूदा मोदी हुकूमत यूनानी तरीक़े इलाज को गुमनामी के अंधेरे में क्यों ढकेलना चाह रही है? सिद्धा के बोर्ड के अंडर में क्यों रखना चाह रही है, जबकि आयुर्वेदा का सेपरेट बोर्ड बना, होमियो का सेपरेट बोर्ड बना, तो इसका भी सेपरेट बोर्ड बन सकता था। बात वही चल रही है। हम भी हो सकता उनको शायद कंफ्यूजन होगा या उन तक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा होगा कि हम्म, इसके बारे में, या जो और भी ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं वो शायद इसको पूरे तरीके से समझ नहीं पाए, हम्म, या अगर ऐसा है तो इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको कन्विंस करके समझाएं, इसकी अहमियत को बताएं लेकर। लेकिन अगर इसको पर्पसली किया जा रहा है तो ये चीज जो है तिब के साथ इंसाफी की बात नहीं होती, अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ वाली बात आती है। बिल्कुल। हाँ, दौर कोई भी रहो, मोदी हुकूमत रहो या कोई भी रहो, उनको उनका मेन मकसद, किसी भी हुकूमत का मेन मकसद होता है अवाम की सेहत। जी। तो उसमें सेहत में हमको ये देखना नहीं है कि ये तरीका इलाज किसका है, ये तरीका इलाज किसका है। किसी भी एक तरीके इलाज में अगर किसी आदमी को मालूम होता है कि एक कोई इलिटरेट आदमी भी है, किसी गांव में इलाज करता है और उसके इलाज से अगर लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट की नजर वहां पर जाती है और कोशिश ये करती है कि उसको उसको भी हासिल किया जाए, उस पर भी रिसर्च किया जाए, उसको भी मॉडर्नाइज किया जाए। तो हम्म, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि खा कोई भी सिस्टम रहे उसको उसको बराबर लेवल पे प्रमोट करे। हम्म, ये मैं मोदी गवर्नमेंट से भी दरखास्त करूंगा कि इसको फिर एक बार, सर प्लीज आप अमेंड कीजिए इसको, या हम्म, इसके बारे में मालूमात करके देखिए, इसका बैकग्राउंड देखिए कि यूनानी से कितने, एक दो नहीं कितने करोड़ा लोगों को फायदा पहुंचा है और आज भी कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है, और बिल्कुल सस्ते तरीके से फायदा पहुंच रहा है। इस देश की जड़ी बूटियों से ही बना करके फायदा पहुंच रहा है। हम्म, तो इसको इसलिए इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि सारी दुनिया में जब ये सिस्टम एक हो जाएंगे तो वर्ल्ड में, जैसा आजकल पेंडेमिक है, कोरोना के ताल्लुक से लोग परेशान हो गए हैं, हमारे पास अगर हम इसको गवर्नमेंट पूरे तौर से तमाम सिस्टम को प्रमोट करे, तमाम सिस्टम के दरमियान एक कंपटीशन डाल दे, इसके इलाज का पूर्व दरमियान करे, तो हमारे मुल्क में, हमारे सिस्टम में, हम लोगों में इतनी सलाहियतें हैं कि हम आसानी के साथ हम नोबेल प्राइज तक पहुंच सकते हैं। हम्म, वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को हम अपने सिस्टम को, हेल्थ के मामले में इंडिया लीडर बन सकता है सारी दुनिया का। बेशक। थोड़ी सी
कॉन्स्पिरेसी अगर लोगों में आ गई है तो उसको दूर करना चाहिए। ठीक है। ये गवर्नमेंट को चाहिए, अगर इसके तमाम लोगों के साथ, इसके जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके, सब कोई एक्सपर्ट्स हो, उन सभी को बुला करके इस बारे में बात करके करना चाहिए। अब जाहिर है कन्फ्यूजन तो यही हो जाएगा कि ये फंड अगर बढ़ा है तो इसको अंधेरे में ढकेल दिया गया है, तो इससे ढकेले जाने से किसी का नुकसान नहीं होता। अगर उस नुस्खे को, उससे कई लाखों करोड़ों लोगों को जो फायदा होने वाला है, वो तब जाएगी चीज हो। इसलिए जी। हर चीज को प्रमोट करना चाहिए, मैं मानता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये नई पॉलिसी बन रही थी तो क्या यूनानी के माहिरीन को बुलाकर मुबाहिसा नहीं किया गया था? उनको अपना पॉइंट पेश करने का मौका नहीं दिया गया? मेरी बातचीत हुई थी, हाँ। हमारे अतिबा रिप्रेजेंट किए थे इस बारे में, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बुलाया गया था। उनके रिप्रेजेंटेशन भी है। हैदराबाद के एक CCIM मेंबर, मेरे दोस्त डॉक्टर हसन अहमद भी, उन्होंने एक वाहिद मेंबर थे जिनको बुलाया गया था, वो गए थे। इनका रिटर्न में इनको रिप्लाई भी आया, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी में उसको नजरअंदाज कर दिया गया। उनका रिप्रेजेंटेशन है, कई लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, तो मेरा भी मानना है खामी तो नहीं रही? जी, नुमाइंदगी में कोई खामी तो नहीं रही यूनानी की नुमाइंदगी में? नुमाइंदगी में तो कोई खामी नहीं है। इनके रिप्रेजेंटेशन जो पेश किया गया यूनानी का, टीबी कॉन्फ्रेंस से भी पेश किया गया कि डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन पहले से दे दिया था। टीबी कॉन्फ्रेंस अब से नहीं है, 100 साल से चल रही है, उसने भी रिप्रेजेंटेशन दिया, सुबह दिया। लेकिन कुछ पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या पॉलिसी थी, अगर थी तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर अमेंडमेंट करे और रिक्वेस्ट है कि इस चीज को, हेल्थ कॉन्सेप्ट को पेश नजर रखते हुए, आवाम की सेहत को पेश नजर रखते हुए इस पर नजरसानी करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको करना चाहिए जी। ये चीज है। इसके रिप्रेजेंटेशन सभी जगह किए जाए। इंडिया में कई तिब्बी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और सबका अपना रिप्रेजेंटेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदिक का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा है। ठीक, लेकिन के बावजूद किया गया। बाज़ औक़ात अगर उसको, अगर यह ज़हन दिया जा रहा है कि यूनानी को में बाज़ किताबें इसके बहुत सारी अरबी में है लिटरेचर, बाज़ उर्दू में है, बाज़, तो इसके लिटरेचर को इंग्लिश में किया जा सकता है, तर्जुमे किए जा सकते हैं और इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। और जो इलाज यूनानी में हो रहा है, इसको मजीद इसके अंदर रिसर्च फैसिलिटीज दे देते हुए इसको सारे वर्ल्ड में फैलाया जा सकता है। इसको आया है जब एक जमाने में सारी दुनिया में दे सकता है। आप ये सजेशन क्यों दे रहे हैं कि उसे उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहिए? उर्दू जरिए नहीं, उर्दू जरिए तालीम का मतलब नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इसके, आपको इसकी गहराई में जब जाना है तो अपने को लैंग्वेज में करना ही पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। तालीम क्या, वरना तो बहुत डाइल्यूट हो जा रहा है। अगर आप लैंग्वेज तब्दील कर देंगे तो उसकी असलियत और इफादियत कम हो जाएगी मेरे ख्याल से। yes, जब हम इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है यूनानी की, खास जो मेहनत की गई है और जो मतलब मर्ज को देखकर पहचानने के लिए मंतिक और फलसफा और इस दलाइल के ऊपर जो बहस की जाती है और इसके जो नुस्खा नवीसी ली जाती है, तो इसके बहुत से टर्म्स जो है वो सीखना पड़ता है, तो इसके लिए उर्दू सीखना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ इसको उतनी गहराई में जाना है तो लैंग्वेज सीखना चाहिए। कई हमारे जो गैर उर्दूदा लोग हैं, 100 से ज्यादा गुज़िश्ता में उर्दू सीख करके यूनानी को पढ़े हैं और आज माशाल्लाह यूनानी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग उर्दू सीखने के बाद, क्योंकि उनको फन की गहराई समझ में आ गई हो। बिल्कुल। जो मतन है उसका, और जो आपको मतलब एक पेशेंट को देखने के बाद उसके जो नुस्खे को समझना है, उसकी कैफियत को समझना है, उसके जो एहसास की लैंग्वेज होती है, ये जिक्र कर रहे हैं लोग, अभी भी कर रहे हैं। उर्दू के स्पेशल क्लासेस रख रहे हैं, करके आ रहे हैं बच्चे जो गैर उर्दू हैं, काफी अतिबा इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। इतना जो पोटेंशियल रखते हुए यूनानी को जो है पसोपुष्ट डाला जा रहा है, उसके
उसके तरीक़े इलाज को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका खोया हुआ मकाम बहाल करने के लिए अतिब्बा की जानिब से या यूनानी एसोसिएशंस या फिर आपका जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्हें क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि आपकी नुमाइंदगी पुरअसर साबित हो और यूनानी को जायज़ मुकाम मिल सके? एग्जैक्टली फिल वक्त तो जो अतिब्बा है तमाम एमपी से मिलकर गवर्नमेंट लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे रिप्रेजेंटेशन तो उनका अपनी जगह चल रहा है बराबर। जहां तक हो सका अपनी अपनी फील्ड में गवर्नमेंट में सारे रिप्रेजेंटेशन पूरे इंडिया से हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक दो तीन चीजों की तरफ हमारे अतिब्बा को तवज्जो दिलाना चाहूंगा। हमारे यूनानी अतिब्बा सबसे ज्यादा इनको हमको भी हमारी भी कुछ खामियां हैं, वो ये कि हमारे अतिब्बा खुद इसको ग्रॉस लेवल पे आम पब्लिक में इसको फेम करें, इसकी इफादियत को करें अपनी यूनानी प्रैक्टिस के जरिए, अपनी यूनानी प्रैक्टिस करें। जैसा कि कई आप सुबह सुबह टीवी देखते हैं, योगा के प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ आयुर्वेदिक के प्रोग्राम होते हैं और उसमें एक एक सिंगल ड्रग के बारे में बताया जाता है, छोटे छोटे कैंप्स होते हैं। तो हमारे अतिब्बा, यूनानी अतिब्बा को भी ये चाहिए कि सबसे पहले कंप्लीटली यूनानी प्रैक्टिस करें, इसके बाद आम लोगों तक यूनानी को पहुंचाएं, आम लोगों तक इसकी शोहरत को दोबारा करें, इसको मशहूर करें, लोगों में इसकी एफिकेसी को मशहूर करें। जब की एक बड़ी तादाद हमारे साथ हो जाएंगी, लाखों में, करोड़ों में, सबको फायदा पहुंचेगा। अब अगर यूनानी डॉक्टर्स खुद अगर दूसरे तरीके इलाज की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो हम एक तो गवर्नमेंट लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो करना है, दूसरा ग्रॉस लेवल पे, पब्लिक लेवल पे भी हमको काम करना है। पब्लिक लेवल पे हमारे कैंप्स होना है, फ्री कैंप्स होना है, इसके पब्लिक लेक्चर्स होना चाहिए, यूनानी की मेन इफादियत आम लोगों तक पहुंचना है। किचन में हमारा पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो लोगों को आम करना है, बताना है कि धनिया में, लौंग में, दालचीनी में, ये सब हम इसको कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा हमको मिलकर काम करना चाहिए अतिब्बा को। तो अवाम की तायद हमको होना है, हुकूमत की भी तायद हमको होना है और हम तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में। ठीक, बहुत अच्छी पॉजिटिव मैसेज आपने दी है कि सिर्फ हुकूमत से लड़ने से काम नहीं बनेगा, इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में फैलाया जाए ताकि आवाम अगर इसकी इफादियत से वाकिफ़ हो जाए तो ज़्यादातर वो यूनानी तलब करेंगे। जब किसी चीज़ की तलब बढ़ जाती है तो हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल होना ज़रूरी है। इस पॉजिटिव नोट पर हमारा प्रोग्राम यहीं इख्तिताम करते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर फजल अहमद साहब, यूनानी स्पेशलिस्ट, ख़ास तौर पे 5 स्टार कंसल्टेंट है ये, 5 स्टार हेल्थ केयर सेंटर्स में आपकी कंसल्टेंसी है। इसके अलावा ये हुकूमत से लड़ते हैं यूनानी को उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए। इन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं कि किस तरह से यूनानी को उसका जायज़ मुकाम दिलाया जा सकता है, जो खोया हुआ मुकाम है वो बहाल किया जा सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि यूनानी के अतिब्बा एकजा होकर पूरे जो है डॉक्टर फजल अहमद के जो ख़यालात है उनसे मुत्तफ़िक़ होकर उनको अमली जामा पहनाकर यूनानी को अपना जायज़ मुकाम दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड तक के लिए। शब बख़ैर।